नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको विदर्भ के साथ किए गए छल कपट और भेदभाव की दास्तां से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों में विदर्भ के युवाओं के साथ किए गए अन्याय की और खुलासा करेंगे कि आखिर किस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने हमारे प्रतिभावान युवाओं को बेरोजगारी की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। इस कड़ी में हमारे साथ होंगे प्रख्यात विदर्भवादी और महाविदर्भ जनजागरण संगठन के संयोजक श्री नितिन रोंघे जी। आइए नितिन रोंघे से जानते हैं कि आखिर विदर्भ में सरकारी नौकरियों में किए जा रहे भेदभाव का मसला क्या है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरियों का प्रश्न है विदर्भ में, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपको याद होगा कि विदर्भ किसी ज़माने में, मतलब महाराष्ट्र में सम्मिलित होने से पहले, अपने आप में एक बहुत अच्छा रीजन समझा जाता था। यहाँ पे किसानी की उपज बहुत अच्छी होती थी, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी नौकरियाँ मिलती थी। 1956 में और उसके बाद 1960 में हम महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित हुए और ये सम्मिलित करते वक्त जो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके ऊपर मार्च 1960 में डिस्कशन हो रहा था, तो उस वक्त यहाँ के जो लीडर्स थे, जिसमें से भाई बर्धन थे जो उस वक्त एक मेंबर ऑफ एमएलए थे, तो उन्होंने एक शंका जताई कि भाई ठीक है, हम महाराष्ट्र में शामिल हो रहे हैं, हम विदर्भ वाले, क्या गारंटी है कि हमको आगे चल के जो हमारी सारी हक की जो चीज़ें हैं वो मिलेगी और हमारा कहीं हक का हनन नहीं होगा। देखिए, ये लोग पुराने लोग थे, नागपुर करार हुआ था, नागपुर करार में सब कुछ लिखा हुआ था। तब महाराष्ट्र के जो बाद में प्रथम मुख्यमंत्री हुए और तब भी जो संयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे यशवंतराव जी चौहान, इन्होंने सदन में खड़ा होकर बोला कि हमने ये जो आपके साथ नागपुर करार किया है, ये एक पवित्र करार है और हम यही नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। आप सबको इतिहास पता है, इन सब लोगों के शब्दों में आके एक जाल जो हमारे ऊपर डाला हुआ था, इस जाल में फंस के हम महाराष्ट्र में शामिल हो गए। भरोसे के इसी जाल में फंसकर विदर्भ ने अपना सब कुछ गवा दिया और फिर इसके बाद अन्याय का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर कभी नहीं थमा। ना सिर्फ हमारा सामाजिक और आर्थिक शोषण किया गया, बल्कि विदर्भ के युवाओं से उनकी सरकारी नौकरियों का हक भी छीना गया। इतना ही नहीं, हमारे संसाधनों और केंद्र से मिलने वाले पैसों का भरपूर इस्तेमाल कर पश्चिम महाराष्ट्र फलता फूलता रहा और हम अपने ही राज्य में मुंबई में बैठे नेताओं के मोहताज हो गए। उसके बाद 1960 से लेकर 1984-85 तक विदर्भ का संपूर्ण तरह से आर्थिक और अन्य सामाजिक शोषण किया गया। हमारे यहाँ की सारी नौकरियाँ ये पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने ले ली। हमारे यहाँ का सारा जो डेवलपमेंट का पैसा था ये पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने ले लिया। हमारे जितने रिसोर्सेज थे, केंद्र से जो पैसा आता था वो पूरे स्टेट के लिए आता था, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, जिसमें विदर्भ भी रहता था, मराठवाड़ा भी रहता था और उर्वरित महाराष्ट्र में भी रहता था। ये सारी चीज़ें जब महाराष्ट्र में आती थी, वो सिर्फ एक यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो 5-6 समृद्ध जिले हैं, उन्हीं जिलों पे खर्च करते हुआ गया। हम बरसों तक इस अन्याय को सहते रहे और करीब 25 साल के बाद विदर्भ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। इस विरोध की गूंज मुंबई और दिल्ली तक भी पहुंची और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल ने विदर्भ के प्रति नरम रुख दिखाया। तो क्या विदर्भ के नेताओं के एकजुट होने के बाद सरकारी नौकरियों का मसला हल हो गया? जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति की एक खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।